ओके, राइट। तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। पोलराइज एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन हमने स्टार्ट किया था, है ना? और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। एक था पोलराइजिंग पावर, यस, पोलराइजिंग पावर, और दूसरा था पोलराइजेबिलिटी, है ना? पोलराइजिंग पावर मतलब कि कैटायन की कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो पोलराइज कर पाए, है ना? और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हमने पढ़े थे? एक पढ़ा था चार्ज के लिए, एक पढ़ा था इसके साइज के बारे में, और एक पढ़ा था हमने इसमें स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। याद आया कुछ? ठीक है। पोलराइजेबिलिटी मैंने पढ़ाया था या बताना बाकी था? बाकी था अभी शायद, है ना? तो यहाँ तक हो गया था। ये पुराने पोर्शन में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए तो हेडिंग डालिए, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, बी पार्ट है इसका, कंटिन्यू करते हैं वहीं से। हेडिंग डालिए, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन लिखेंगे जरा। इट इज द एबिलिटी, it is the ability of anion, it is the ability of anion to get easily polarized, to get easily polarized, full stop। ठीक है। तो ये क्या बेटा बताता है कि एक एनायन की कितनी पोलराइजिंग की कैपेबिलिटी है, कि आसानी से कितनी अच्छे से पोलराइज हो जाएगा, है ना? तो देख लो जरा, पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पोलराइजेबिलिटी बेटा डिपेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज देखो जितना ज्यादा उतना बढ़िया से इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा अच्छे से। ठीक है। दूसरा, पोलराइजेबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। वहां पे उल्टा था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि आप देख लो जरा, आई माइनस का एग्जाम्पल लूँ मैं, बी आर माइनस का एग्जाम्पल लूँ, है ना, सी एल माइनस का एग्जाम्पल लूँ, और एफ माइनस का एग्जाम्पल लूँ, इसमें किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से पोलराइज हो सकता है? तो आप क्या बोलेंगे सर, बगल में जो कैटन अच्छा रखा है उसको ही तो खींच पाएगा जिसका एटॉमिक साइज बिगर होगा। बिगर होगा मतलब न्यूक्लियस बाहर तक कंट्रोल इतना अच्छा कर नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से बगल में कोई कैटायन अगर रखा होगा तो उस बड़े से एनायन में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाएगा। किसमें से आसानी से खींच जाएगा? आई माइनस में, बी आर माइनस में, सी एल माइनस में, फिर एफ में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट से राइट जाने पे जो पोलराइजेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रही है। इजी है। नोट करते चलिए फटाफट, एक दो क्वेश्चन क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर मैं आपको आपको बताना है मुझे। एक क्वेश्चन है, सल्फर 2 माइनस और ऑक्सीजन 2 माइनस में आपको बताना है इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। दूसरा, फॉस्फोरस 3 माइनस, सल्फर 2 माइनस, क्लोरीन माइनस, एक इसके बारे में आपको बताना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज N3 माइनस, नाइट्रोजन पे 3 माइनस का चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 माइनस का, और क्लोरीन के ऊपर सिंगल माइनस का चार्ज। उधर नोट करें फिर ये क्वेश्चन करके बताएं जल्दी से। जी करेक्ट, सल्फर जो रहेगा ये ज़्यादा रहेगा। रीज़न क्यों? इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है।
करेक्ट, चार्ज सेम है बट हाँ एटॉमिक साइज इसका बिगर है तो आसानी से हो सकता है पोलराइज। इसमें बताइए जरा, P3 माइनस पे सल्फर 2 माइनस पे, करेक्ट, दिस विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी डिक्रीज, क्योंकि रीजन क्या है इसमें, चार्ज की वजह से, ठीक है। इधर बताएं, सेम ऑर्डर है ना, क्लियर है ये चीज, करेक्ट। डन है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड डालिए, इरेज कर दो उसको सारा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट सेकंड डालिए, एप्लीकेशंस ऑफ फजान्स रूल, ये हमने पढ़ तो लिया है ये एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, बट इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल, एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं, तो पहला एप्लीकेशन है कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, मुझे पता करना है, ठीक है, कोवलेंट करेक्टर कैसा होना चाहिए। सोच के बताओ जरा, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा, यानी एक्सटेंट पोलराइजेशन अगर बढ़ रहा है, यानी पोलराइजेशन अगर ज्यादा हो रहा है, तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा या कम हो जाएगा। यस बेटा, कोवलेंट करेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि कोवलेंट करेक्टर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आके ऑर्बिट में शेयर हो रहा है ना, तो ये पोलराइजेशन अगर बढ़ता है मतलब इसमें कोवलेंट करेक्टर भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज कैसे पता चलेगी कि कौन सा बॉन्ड हमारा ज्यादा आयनिक है या कौन सा ज्यादा कोवलेंट है, वो पता चल जाएगा मैं पोलराइजेशन के चलते। जहाँ पोलराइजेशन ज्यादा होगा मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे सर क्या कोवलेंट करेक्टर ज्यादा रहेगा और आयनिक करेक्टर वहाँ पे कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए क्वेश्चन है, LiCl लिथियम क्लोराइड NaCl ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे पूछा गया है इसमें आयनिक करेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया है आयोनिक करेक्टर आपको बताना है। आयनिक करेक्टर पूछ रहा हूँ बेटा मैं, यस। आयनिक करेक्टर वहां ज्यादा होगा जहां पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन CaCl का सबसे ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि सर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे कम है, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ज्यादा क्यों, क्योंकि लिथियम का पोलराइजेशन पावर जो है बहुत अच्छा है, छोटा आयन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ क्या, लेफ्ट से राइट जाने पे इसका आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2, इसमें भी आपको बताना है आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा, BaCl2, सेम ऊपर की तरह है, इसका एटॉमिक साइज सबसे बिगर है। इस तरीके से ऐसे चलते जाएंगे और मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट से राइट जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता चला, ठीक है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया नोट सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा AlCl3 MgCl2 और NaCl, है ना, इन तीनों में आपको बताना है सबसे बढ़िया आयनिक कौन होगा, आयोनिक कैरेक्टर। आयनिक कौन सबसे ज्यादा होगा बेटा, एन कौन सा, ये NaCl सबसे ज्यादा रहेगा। रीजन बीइंग
रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन क्या है इसके पीछे? तो 3+ का चार्ज है, 2+ का चार्ज है यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव का, तो वो पावर किसकी? पोलराइजिंग की। उसकी पावर ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक चीज हमें पता चल गई। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। Mg3N2 MgO और एक है MgF2। ठीक है, आपने बताना बेटा इनमें से कोवेलेंट कैरेक्टर किधर सबसे ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर इस बार पूछा, आयनिक नहीं पूछा, इस बार कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा गया। Mg3N2 क्यों रहेगा बेटा? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया जिस पे चार्ज ज्यादा जो इजीली दे पाएगा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, तो ये यहाँ इधर से इधर अगर जाएंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर आयनिक पूछा जाता तो ठीक उल्टा कर देते हैं। करेक्ट, ठीक है, तो उल्टा हो जाता, ये ज्यादा आयनिक फिर ये, और फिर वो। इजी है सभी को। चलिए इरेज कर दो। पहला एप्लीकेशन हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर का। अब आते हैं बेटा दूसरे एप्लीकेशन पे। चलिए जरा नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, और सेकंड एप्लीकेशन क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी से मतलब विकास, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब कि किसी चीज को इतना ज्यादा हीट किया मैंने, हीट करने पे ये टूट नहीं रही है। थर्मल मतलब हीट, स्टेबिलिटी मतलब कितना स्टेबल है। एक पत्थर ले लो, एक पेपर ले लो, है ना, या सिंपल ऐसा समझ चलो कि मैं आग लगा रहा हूँ उसमें, है ना, एक पेपर में और एक पत्थर में, कौन ज्यादा स्टेबल है? थर्मली पत्थर ज्यादा स्टेबल, पत्थर कुछ नहीं बिगड़े, पेपर तो जल जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसे थर्मल स्टेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें हम अलग अलग चीजों के लिए पढ़ेंगे, तो ए हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डालेंगे इसमें। ए पार्ट फॉर सॉल्ट्स हैविंग, फॉर सॉल्ट्स हैविंग polyatomic anions, for salts having polyatomic anions like CO3 2 minus, like CO3 2 minus, comma HCO3 minus, HCO3 minus, comma SO4 2 minus, ऐसे सल्फेट हो गया आपका, कॉमा OH माइनस, OH माइनस। ठीक है, फुल स्टॉप। देखिए तो ये किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स के लिए तो अपन पढ़ रहे हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स में जो एनाइन है वो कैसा है हमारा? एनाइन कैसा है? पॉलीएटॉमिक एनाइन। पॉलीएटॉमिक से मतलब एक से ज्यादा इसमें एटम्स हैं, जैसे कि CO3, तो देखो एनाइन तो है बट 3 और 1 4 है। सल्फेट देखो 4 और 1 5 एटम्स। अगर मैं बोल दूं बेटा F माइनस, तो ये एनाइन है, क्या ये पॉलीएटॉमिक हुआ? नहीं, ये तो एक सिंगल है, तो ये मोनोएटॉमिक के अंदर आएगा, तो दिस इज योर मोनोएटॉमिक। हम ये केस पढ़ रहे हैं फॉर पॉलीएटॉमिक, है ना। तो जैसे एग्जांपल मैं आपसे कह दूं BeCO3 ले लो एग्जांपल एक, ठीक है, और एक ले लीजिए बेरियम कार्बोनेट BaCO3। आपसे पूछा जा रहा है दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इसको ज्यादा टेम्परेचर देने पे ये चीज टूट पा रही है। दोनों इक्वल होंगे, है ना। ऐसा नहीं होता बेटा, देखिए जरा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको, ये चीज बहुत बढ़िया समझ आएगी। देखो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये O माइनस, ऐसा ही होता है। CO3 पे चार्ज 2 माइनस का है। इधर बगल में कौन रखा है? बेरिलियम 2 प्लस है। इसका भी देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O
O माइनस O माइनस, यहाँ पे कौन रखा है, बेरियम 2+, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है बेरिलियम का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा अच्छा है, तो बस O माइनस को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा। अपने बीच में कौन सा करेक्टर लेके आएगा, कोवलेंट करेक्टर लेके आएगा। जब ये बॉन्ड इसमें इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये वाला बॉन्ड बताओ स्ट्रांग रहा है या वीक हो गया, ये बॉन्ड पड़ गया अब वीक, ठीक है। बेरियम था, अट्रैक्शन तो कर रहा है नो डाउट, क्योंकि प्लस और माइनस है, बट उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना कि बेरिलियम कर सकता था। क्यों, क्योंकि बेरिलियम छोटा सा आयन है, चार्ज बहुत ज्यादा है, चार्ज की डेंसिटी इसके ऊपर बहुत ज्यादा है, उसकी पावर भी बहुत ज्यादा। यहाँ पे कम हो गया, पावर कम हो गया, तो ये वाला अट्रैक्शन कम हो पाए, ये अट्रैक्शन कम हो पाई, तो ये वाला बॉन्ड कैसा रहा, स्ट्रांग रहा। अब आप मुझे खुद सोच के बताएं, इसमें मैं टेम्परेचर T1 लगा के इसको हीट करके तोड़ रहा हूं, इसमें टेम्परेचर लगा रहा हूं मैं T2 करके तोड़ रहा हूं, तो बेरिलियम ने ऑक्सीजन ले ली, क्या बना दिया इसने, BeO, बचा क्या बेटा, CO2, इधर क्या बन गया है, BaO प्लस CO2 बचा रहा है, यानी EN टूट के चले गए। T1 और T2 में कौन ज्यादा होगा, ध्यान से सोच के बताएं। T2 ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा रहेगा T2, क्योंकि T1 तो देखो बेटा हमने ये तो खुद ही तोड़ के लेके जाया, बॉन्ड कमजोर पड़ गया, तो कम टेम्परेचर लगाने पे ही टूट गया बॉन्ड। ये बेरियम ने इसको खींचने की कोशिश करी, बट इतना नहीं खींच पाया, ये बॉन्ड बेटा नैन्सी मजबूत बना रहा, तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। इसका मतलब T2 की वैल्यू क्या हो रहेगी बेटा, ज्यादा रही। आप कुछ जरा देख के देखो कि कौन से वाले कंपाउंड, यानी इस वाले में किसमें पोलराइजेशन ज्यादा था, इसमें पोलराइजेशन ज्यादा था, यानी कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा था, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा थी या कम थी, कम हो गई। तो मैं सिंपल से एक बात लेके बोल सकता हूं क्या, कि जब एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है बेटा, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, और कोवेलेंट करेक्टर अगर बढ़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। पर ये किसके लिए है बेटा, ये किसके लिए है, ये है पॉली एटॉमिक एनाइंस के लिए है, छोटे वाले एनाइंस के लिए नहीं है, वो हम अभी सीखेंगे चल, ठीक है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, चलिए नोट इट डाउन फास्ट। साइड पे क्वेश्चन लिख दो, उसको उधर करे दे रहा हूँ, इधर मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आपको बताना है।
हो गया नोट? चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएं बेटा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा या कम रहेगी, क्या ऑर्डर होना चाहिए इसके? सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इस तरह से, कम किसकी? बी सी होती है, तो मैं लीजिए क्या बोल सकता हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये बताएं क्या, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो वही तो डिस्कस कर रहे हैं, वही क्वेश्चन दिया है। ये वाला क्या है इसमें बताएं, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बेटा ये जो चार होते हैं ना, ये इनका कोई डिकम्पोजिशन ही नहीं होता, जितना हीट कर लो। ये याद करो, ये मैंने कहाँ पढ़ाया है आपको, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हीटिंग इफेक्ट है, वहां पढ़ाया है कि Li2CO3 केवल ये कार्बोनेट होती है जिसका हीट करते हैं तो ये टूट जाती है। हीट करेंगे तो किसमें टूटेगी बेटा जाके, ये इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगी, Li2O प्लस CO2 टूट जाती है। और हमने इनके लिए क्या पढ़ा था कि ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इनका हीट करने पर इनमें कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता, तो नो डिकम्पोजिशन। क्लियर है ये चीज, याद आ रही है कुछ? रिलेट करिए, पुरानी चीजों पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें बताएं ऑर्डर क्या बनना चाहिए इस वाले में? ज्यादा सेम रहेगा ऑर्डर, है ना, तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ये बताएं, सेम वही इंक्रीजिंग ऑर्डर। डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक? चलिए तो पहला पार्ट समझ आया आपको पॉलीएटॉमिक एनाइंस के लिए? हो गया ना? नेक्स्ट रहने वाली बी के लिए, बी पार्ट फॉर मोनोएटॉमिक एनाइंस। मोनोएटॉमिक एनाइंस का मतलब जैसे कि F माइनस हो सकता है, O2 माइनस हो सकता है, N3 माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, और एटसेट्रा। मतलब सिंगल सिंगल वाले एनाइंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल सिंगल के लिए छोटा सा टर्म है, लिख लीजिए। हाइड्राइड भी हो सकती है ना, हाइड्राइड H माइनस भी तो है, ये भी हो सकता है, तो लिखेंगे जरा यहाँ पे, इन सच केसेस, इन सच केसेस कॉमा lattice energy is, in such cases lattice energy is deciding factor, lattice energy is deciding factor, and note that, and note that, and note that extent of polarization, and note that extent of polarization is not very significant, is not very significant for considering, for considering thermal stability, for considering thermal stability। ठीक है, क्या मतलब वो बेटा इसका, इन सच केसेस में जहां पे मोनोएटॉमिक एनाइंस होते हैं उस जगह पे ये जो आपका एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन है इसको हम काउंट नहीं करते हैं। किससे काउंट किया जाता है? लेटिस एंथैल्पी को हम प्रेफरेंस देते हैं ना। तो खुद सोच के देखो जरा, लेटिस एंथैल्पी जिस चीज की ज्यादा है, मतलब एक सॉलिड को तोड़ने में मुझे ज्यादा एनर्जी लग रही है ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा है या कम है?
ज़्यादा ही तो है, ज़्यादा मजबूत है, तभी इसलिए उसको मुश्किल से तोड़ पा रहे हैं। तो मैं सीधे सीधा क्या बोल सकता हूँ, सर लैटिस एंथैल्पी अगर ज़्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, LIF NAF KF RBF और CSF। ठीक है, क्या लगता है बेटा इसके अंदर LIF की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी? रीज़न क्या है इसके पीछे? तो हम बोल सकते हैं सर कि लिथियम की जो लेटिस एंथैल्पी है वो ज़्यादा है, साइज स्मॉल है, तो बढ़िया से पैक रहेगा, ज़्यादा मजबूत रहेगा, तो उसको तोड़ने में दिक्कत आएगी। ये है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लिखते चलिए आप लोग तब तक साथ ही साथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताएं जरा। ये बढ़िया, फिर ये और ठीक है, इसमें बताएं। सेम ऑर्डर यहाँ भी आएगा, नेक्स्ट सेम ऑर्डर, क्लियर। तो इन सब में क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आई थिंक समझ आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं, इजी इजी। चलिए नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज द solubility ऑफ, लिखेंगे हेडिंग डालिए, थर्ड एप्लीकेशन, solubility ऑफ डी ब्लॉक, solubility ऑफ डी ब्लॉक कॉमा पी ब्लॉक सॉल्ट्स, solubility ऑफ डी ब्लॉक कॉमा पी ब्लॉक एंड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, जो हमने वहां पे मिस कर दी थी स्टार्टिंग में, याद आया कुछ? हमें वो सारी पढ़नी है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, पी ब्लॉक के सॉल्ट्स के लिए, डी ब्लॉक के सॉल्ट्स के लिए, और जो हैलाइड्स थी बेरिलियम की, इनके लिए हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कौन सा फैक्टर लगाएंगे। पुराने वाले में हमने कौन सा फैक्टर काउंट किया था, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहाँ पे हम काउंट करेंगे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन को काउंट करेंगे। अब आप मुझे खुद सोच के बता दो, जहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होता है वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कम है? कोवेलेंट कैरेक्टर वहाँ पे ज्यादा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो क्या पानी में वो चीजें अच्छे से घुल पाती हैं क्या? जैसे ऑयल है, तो ऑयल क्या पानी में घुल पाता है क्या? नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी जो इसकी होगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर मतलब कोई पोलर सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट में बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, घट जाएगी, है ना। अगर सपोज है कोई नॉन पोलर कंपाउंड है तो बढ़ेगी। नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर या पोलर कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर कंपाउंड जिसमें कुछ प्लस माइनस वाले चार्ज हो, है ना। नॉन पोलर मतलब कोई प्लस माइनस चार्ज इसमें नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें लिख लीजिए स्टेटमेंट, फटाफट मैं बोल देता हूँ। इन सच सॉल्ट्स, इन सच सॉल्ट्स extent of polarization extent of polarization is considerably high, extent of polarization is considerably high, and this will be and this will be deciding factor, and this will be deciding factor
for solubility of water, and this will be deciding factor for solubility in water. फुल स्टॉप. नीचे नेक्स्ट लाइन से ऐसे एरो बना के लिखेंगे हम. एरो बना के लिखेंगे क्या? एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन बढ़ता है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी इन पोलर कंपाउंड में कम होती है, बट सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर कंपाउंड में बढ़ती है. ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे. जैसे चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना. तो क्वेश्चन लिखते हैं. सपोज दैट मेरे पास है BeF2, BeCl2, BeBr2 एंड BeI2. ठीक है, इसमें आप मुझे बताइए बेटा कि सॉल्युबिलिटी पानी में किसकी सबसे ज्यादा अच्छी होगी. मतलब वाटर में आपसे पूछी गई. वाटर मतलब यह है पोलर कंपाउंड. BeF2 का ज्यादा होगा, कारण I2 का ज्यादा होगा. क्यों? क्या दिख रहा है बेटा? BeI2 में एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा है या कम है? कम है. क्यों? बेरिलियम सब में सेम है. आयोडीन बड़ा एनायन है, तो पोलराइजेबिलिटी किसकी अच्छी हुई? आयोडीन की. पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा. कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा तो पानी में सॉल्युबिलिटी की कम हुई ना. तो सबसे ज्यादा कौन हुआ? ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला. तो लेफ्ट से राइट आने दिस विल बी द डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर. सॉल्युबिलिटी इन वाटर. लेकिन अगर ये पूछा जाता कि कोई बेंजीन के अंदर पूछा जाए तो उल्टा हो जाएगा, कोई आयोडीन ज्यादा रहेगा. ठीक है, चलिए और करते चलिए. हाँ? और दे रहा हूँ क्वेश्चन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. AgF, AgCl, AgBr, AgI. यस बेटा, बॉटर में बताना है आपको. सेम रहेगा ना. AgF ज्यादा रहेगा, AgCl, AgBr. इसीलिए बेटा ये जो होता है ना AgF, ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है. दिस इज वाटर सॉल्युबल. और बाकी ये लोग जो होते हैं ना AgCl, AgBr और AgI, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब बहुत कम या ना के बराबर. स्पेरिंगली सॉल्युबल. इसीलिए आपने देखो जो प्रेसिपिटेट बनता है ना, AgI का प्रेसिपिटेट बन जाता है, AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाता है, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है. मतलब पानी में घुलते नहीं, नीचे जाके बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेट बोलते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा. PbF2, PbCl2, PbBr2 एंड PbI2. बताएं जरा. बोलो. F2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी. यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा अच्छा हो पा रहा है. ज्यादा पोलराइजेशन है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम है इसकी. ठीक है, लेफ्ट से राइट आने पर दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ solubility in water. Decreasing solubility in water.
चलिए और क्वेश्चन दे रहा हूँ। HgCl2 HgBr2 ये बताना है। एक क्वेश्चन है आपका NaCl MgCl2 एंड AlCl3। HgCl2 सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज्यादा रहेगी, इसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये बड़ा एनायन है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसमें बताएं। ये ज्यादा फिर ये ज्यादा, क्यों? पोलराइजिंग पावर बढ़ता जा रहा है इसका, तो सॉल्युबिलिटी उसी हिसाब से कम। ठीक है, तो दिस विल बी द डिक्रीजिंग। आगे बात समझ में? एनसी क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। देन नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन। तीन तो हो गए हमने पढ़ लिए, नेक्स्ट डालिए फोर्थ एप्लीकेशन। नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो लिखेंगे जरा। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड, melting point of ionic solid depends on lattice energy and second extent of polarization, full stop। ठीक है, नीचे बेटा आयनिक सॉलिड है, इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है आयनिक सॉलिड के लिए। तो लिखेंगे जरा, आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दो तरीके से अपन पढ़ेंगे, है ना। एक लिखेंगे इस तरफ फॉर फ्लोराइड्स, ऐसे बना लो, एक तरफ लिखेंगे, बना लो जल्दी से F माइनस में, फॉर फ्लोराइड्स ऑफ S block, फ्लोराइड्स ऑफ S block एक्सेप्ट BeF2 को छोड़ के, बाकी सारी फ्लोराइड्स BeF2 छोड़ के। यार ये हमने क्यों छोड़ रहे हैं इसको? क्योंकि हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम हमने छोड़ी थी, याद करो, सॉल्युबिलिटी में अभी है ना। तो फ्लोराइड्स ऑफ S block एक्सेप्ट BeF2 एंड एल्यूमिनियम 3+ are considered very dominantly ionic, and lattice enthalpy is the deciding factor, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बेटा लैटिस एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा मजबूत आपका क्रिस्टल रखा हुआ उसको तोड़ने में जो उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। इधर आइए जरा दूसरी साइड, फॉर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, फॉर Cl minus, Br minus, I minus of lithium positive, and all alkaline
and all alkaline earth metals and aluminium 3 plus comma extent of polarization will be the deciding factor. Extent of polarization will be the deciding factor. और आप सबको पता है कि जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाता है और हमारा कंपाउंड वीक पड़ जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसके क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, सीधी सी बात आ गई तो निकल के। फ्लोराइड अगर आ जाए एस ब्लॉक की, किसको छोड़ के बेटा, BeF2 को छोड़ के, तो हम इसमें किसको देखते हैं, लेटिस एंथैल्पी वाले फैक्टर को देखा जाएगा। और जहाँ पे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आते हैं लिथियम के साथ में, या उस जगह पे हम क्या देखते हैं, पोलराइजेशन देखते हैं। जहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको लिख लो जल्दी से, एक एरो बना के लिख लो, नहीं तो एक स्टार बना के लिख लो, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको काफी काम आएगा। बेरिलियम 2 प्लस is extremely small. Beryllium 2 plus is extremely small and has very high polarizing power. ठीक है, क्या कहा गया है इसमें, छोटा सा आयन है, बहुत चार्ज भी देखो ज्यादा है, तो उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। एक और पॉइंट है, वो भी लिखेंगे जल्दी से, Cl माइनस Br माइनस I माइनस क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ऑफ Na प्लस I माइनस ऑफ Na प्लस K प्लस Rb प्लस यानी रुबिडियम Rb प्लस R ionic due to very low polarizing power of such cations. ठीक है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम का आयनिक होता है। क्यों? क्योंकि इन सब कैटाइन का पोलराइजिंग पावर बहुत कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग खींच नहीं पाएंगे उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, है ना। तो इनका नेचर कैसा रहता है, आयोनिक नेचर का रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे जरा, आपको कंपैरिजन बेटा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, LiF LiCl LiBr और Li। ठीक है, इनमें कंपेयर करके बता रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका रहेगा और क्यों रहेगा। दूसरा है AlF3 MgF2 और NaF। नेक्स्ट क्वेश्चन, AlCl3 MgCl2 NaCl। बताएं जरा क्या रहने वाला है। LiF का मेल्टिंग पॉइंट बेटा ज्यादा रहेगा, क्यों रहेगा ज्यादा, पोलराइजेशन यहाँ पे फैक्टर नहीं है, यहाँ पे फ्लोराइड्स है ना, तो यहाँ पे हम किसको देखेंगे, लेटिस एंथैल्पी को देखा जाएगा। तो इसकी लेटिस एंथैल्पी ज्यादा है,
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट से राइट आने पे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इधर बताएं, एल F3 का सबसे ज्यादा रहेगा, क्यों? लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा है आपकी, सेम सेम चीजें, सेम रीजन। इधर सेम, NaCl का ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि अब देखो क्लोरीन आ गया है, क्लोराइड नहीं रहा, कौन आ गया? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो इनमें किसको प्रेफरेंस दिया जाता है? पोलराइजेशन को देखा जाएगा, यस और नो? कंफ्यूज हो रहे हो उसमें? हाँ, देखो पीछे मैंने 2 एरो बना के लिखवाए थे, एक था लेफ्ट में फ्लोराइड, एक था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिखवाए थे। फ्लोराइड वाले में कौन फैक्टर मैटर कर रहा है? लेटेस्ट एंथैल्पी। इसमें कौन मैटर करेगा? एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कहाँ ज्यादा है? तो क्या बोलेंगे सर, एल्यूमिनियम 3+ है, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा अच्छा है, पावर ज्यादा बढ़िया, तो क्लोरीन को पोलराइज कर देगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना कम मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो इसका पोलराइजेशन ज्यादा, कम मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा और फिर ज्यादा। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन की वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से आया है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। BaCl2 का ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन यहाँ पे कम है, वहां पे पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है। सभी को ये बात समझ आ रही है? तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, क्लियर है ये चीज? तो कितनी आसान आसान सी चीजें हैं ना, आप लोग फालतू बस डरते रहते हो और कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बेटा, BeBr2, MgBr2, कर लोगे ना, ये तो सेम ही चीज है। CaBr2, SrBr2, BaBr2, यस, बताएं जरा। सेम रहेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन लगा तो क्या फर्क पड़ता है ना, सेम चीज है बेटा। ये लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग MP। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के बताइएगा बेटा, है ना। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। आराम से सोचें फिर बताएं मुझे। इसका इसका ज्यादा होगा, क्यों? नहीं, वो कार्बोनेट्स की इसमें नहीं होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है बेटा कि सीजियम अगर वहाँ पे कार्बोनेट में नहीं टूटा तो यहाँ तो कैसे ही टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हम देख रहे हैं कौन कितने में कैसे मेल्ट करता है, ठीक है। चलिए बताइए ज़रा। LiCl का ज़्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पे तो देखो पोलराइजेशन आ गया भाई। ओह, करेक्ट। फिर KCl का, फिर LiCl का, क्यों? CSCl, बाद में कौन आएगा? LiCl। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। क्यों करेक्ट ऑर्डर है, समझ आ गया? इनमें लोगों में कौन मैटर करेगा? इसमें हम लेटेस्ट एंथैल्पी को देखेंगे, इसमें किसको देखा जाएगा? इसमें एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन को देखा जाएगा, है ना। तो पोलराइजेशन वाले तो जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा आ जाता है उनका तो वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट बेकार हो जाता है,
तो ये लिथियम उठ के सबसे पीछे चला गया ऑटोमेटिकली, बाकी ऑर्डर आपके सामने दिख ही रहा है। क्लियर हुई चीज सभी को? कंफ्यूज मत होना बेटा इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए दो एक इसके इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, वो लिख लीजिए। दो इंपॉर्टेंट क्या एक्सेप्शन हैं? पहला एक्सेप्शन है LIF, NAF, KF, RBF और CSF में, है ना। हमें दिख रहा है एक ऑर्डर NAF के हिसाब से होना चाहिए, फिर लिथियम अलग। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर बेटा आता है वो आता है कुछ स्टेप से। NAF का ज़्यादा रहता है, KF का रहता है, फिर LIF आता है, फिर आपका RBF आता है, और लास्ट में कौन आता है? CSF आता है। ये इसका करेक्ट ऑर्डर, थोड़ा सा एक्सेप्शनल नेचर है इसका, तो ध्यान रखना। ये LIF उठ के बीच में आ जाता, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये बीच में आ जाता। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का। एक्सेप्शनल नेचर फॉलो कर रहा है इसमें, देखो काइंड ऑफ दोनों चीजें का एक बैलेंस हो जाता है, आप अगर ध्यान से देखना चाहें तो, है ना। बट थोड़ा सा एक्सेप्शन नेचर शो करता है, तो उसको पहले ही बता दिया जाता है कि इसका एक्सेप्शन नेचर है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप इसको। एक और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, उसको भी याद, दो एक्सेप्शन हैं जो आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एक्सेप्शन है इन केस ऑफ alkaline earth metals, in case of alkaline earth metal, है ना। alkaline earth metal केस में हमें क्या दिख रहा है? ये MgO है, MgO के बाद कौन आता है? CaO। फिर यहाँ पे जो ऑर्डर आता है वो कुछ स्टेप से आता है, ये BeO का आता है, बेरिलियम ऑक्साइड, फिर SrO, और लास्ट में आता है आपका BaO, है ना। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल नेचर फॉलो करता है। MgO जो होता है इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, बहुत हाई, कितना? 2850 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब देख लो जरा कितना ज़्यादा है, समझ रहे हो? 2850, ठीक है। लिखिए जल्दी से, दिस इज अ डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। ये है दिस इज एक्सट्रीमली, इसके नीचे एक स्टेटमेंट बना के लिख लेंगे, जब ये नोट कर लो आप, फिर एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ, वो लिख लेंगे आप। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, extremely high melting point, and therefore extremely high melting point and therefore used as refractory material, used as refractory material to make inner lining of blast furnace, to make inner lining of blast furnace, ठीक है। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। आपने देखा ना जो भट्टियां होती हैं जिसमें मेटल को पिघलाया जाता है ना, तो वो भट्टियों, आप सपोज दैट आप किसी एक अच्छे मेटल को पिघलाने जा रहे थे, किसकी आप भट्टी किसकी बनाएंगे? आप मेटल ही जो इतना हाई टेम्परेचर पे आप रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भट्टी जिसकी आप बना रहे हैं बेसिकली, या जिस बर्तन में आप बना रहे हैं, वो भी तो पिघल ही जाएगा ना, है ना। तो हम क्या करते हैं कि कोई बड़ी सा एक कोई वेसल है, उसमें हम इनर लाइनिंग के लिए अंदर पे से ना इसमें इसको चिपका दिए थे, किसको? MgO को हल्का हल्का किनारे किनारे लगा दिया जाता है। उसका देखो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, 2850 है ना। तो ये पिघलता नहीं है, बहुत स्ट्रांग रहता है, टूटता नहीं है, तो जिस वजह से हम इसमें किसी मेटल को रख के इसको आसानी से पिघलाया जा सकता है, ठीक है।
ये क्या होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। चैप्टर है मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का सुना है आपने नाम, 12th क्लास में आपके आएगा। ठीक है, तो उस जगह पे इसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो ओर्स होते हैं ना, जमीन से खनिज निकालते हैं, ओर्स से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, उसमें रिफाइनिंग के प्रोसेस में इसका रेफर जो ब्लास्ट फर्नेस है वहाँ पे कई जगह पे इसका एमजीओ का इस्तेमाल किया जाएगा। चैप्टर आएगा तो वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये समझ लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं उनमें इसको एज ए इनर लाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो ब्लास्ट फर्नेस है वो किसी तरीके से पिघले ना। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरली कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड, कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड। बोर हो रहे हो हैं, थोड़े से हो रहे हैं बोर। कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कलर का कंपाउंड, ये जो कलर होता है ये कलर क्यों शो करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जरा इसमें कलर क्यों शो होता है। आयनिक कंपाउंड्स, ionic compounds with high extent of polarization, ionic compounds with high extent of polarization are found to be deep in color, are found to be deep in color, deep in color, full stop। देखिए जरा क्या हो रहा है दोस्त, कि जिस 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 कंपाउंड पोलराइजेशन ज्यादा है उनके कलर बहुत ज्यादा डीप पाए गए हैं ना। जैसे देखिए एक कैटाइन था, पोलराइजेशन क्या होता क्या था बेसिकली, यहाँ पे एनाइन था, न्यूक्लियस से नेगेटिव चार्ज था, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आके इधर आके घुमा, इधर आके चला गया। ठीक है, ऐसे आ रहा लाइक दिस वे। तो यहाँ पे चार्ज कैसा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था वो इसमें देखो चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो बाहर बाहर नजर नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बाहर है, अब बाहर से मान के चलो अगर सनलाइट अगर आ रही है, सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। और एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर चले गए तो कुछ देर बाद जब वापस अपनी जगह लौटेंगे तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। और जब एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में रिलीज होती है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, ई, ई बराबर किसके बराबर होता है, एच न्यू। ये कहाँ पढ़ा है हमने, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो बोहर मॉडल में बताया था, याद आया कुछ। ठीक है, जो रेडिएशन होता है वो किस फॉर्म में आता है, ई बराबर एच न्यू। एनर्जी के पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, वही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ लग गया। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी मतलब एनर्जी के स्पेक्ट्रम भी मैंने आपको बताया था, फ्रिक्वेंसी अलग अलग निकल रही, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा भी तो लिख सकता हूँ। तो एक बढ़िया से एक स्पेक्ट्रम बन के आएगा। उसके अंदर अब अलग अलग स्पेक्ट्रम में, अब सपोज दैट ये जो रेडिएशन जो है अगर वो विजिबल के अंदर अगर आ गया, विजिबल की रेंज बताओ शगुन कितनी थी, विजिबल का रेंज कितना था, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ हुआ करती थी, याद आया कुछ। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन की अगर वेवलेंथ अगर 400 से लेके 750 बीच में अगर आ गई तो मुझे इसके कलर दिखाई पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि किस रेडिएशन के अंदर लाई कर रही है, ये विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से दिखा क्या गया कि ऐसे कंपाउंड जिनमें पोलराइजेशन जितना ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना बाहर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बाहर घूम पा रहा है तो सनलाइट को भी बढ़िया अब्जॉर्ब करेगा, और सनलाइट अगर अब्जॉर्ब करेगा तो बाद में एनर्जी वो रिलीज भी करेगा, और एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो उसका कलर मुझे दिखाई पड़ेगा, जो उतना ज्यादा कलर डीप होता चला जाता है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या कि सर जहाँ पोलराइजेशन ज्यादा उन चीजों का कलर भी काफी डार्क देखने को मिला। जैसे कि एग्जाम्पल AgCl ले लो, AgBr ले लो, और AgI ले लो। ठीक है, इसका कलर होता है वाइट, स्लाइटली येलोइश, और इसका होता है ब्राइट ब्राइट येलो या डार्क येलो। डार्क मतलब ब्राइट येलो, बहुत चटक येलो, उसके कंपैरिजन बहुत चटक येलो। बताओ ऐसा क्यों हुआ,
AgCl में कम पोलराइजेशन हो पा रहा है, Br में थोड़ा ज्यादा, आयोडीन के साथ बहुत ज्यादा पोलराइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एनायन काफी बड़ा है, इसीलिए इसका कलर बहुत ही डार्क कलर दिखने को मिला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए जल्दी से। बाकी इधर का तो चीजें मैंने बताई दी, कोई दिक्कत नहीं, इस एग्जाम्पल को नोट कर लो। और एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अब देखो SnCl4 और SnI4 में देख लो। SnCl4 का कलर होता है व्हाइट, इसका कलर होता है ऑरेंज। बताओ ऐसा क्यों? तो क्या बोलेंगे आप? सर पोलराइजेशन यहाँ ज्यादा है, जाहिर सी बात कलर डीप आया है ना। चलिए एक एग्जांपल ये नोट कर लीजिए अच्छा सा, ठीक है। और एग्जांपल बता देता हूँ, PbCl2 और PbI2 का लिख लो, ये कॉमन है काफी। बताओ उसका क्या है? इसका है देखो व्हाइट कलर का है, ये किस कलर का है? ये येलो कलर का है। रीजन सेम वही रीजन है, कोई नई बात नहीं है। लिखते चलो फटाफट। ZnS, CDS, HGS। व्हाइट, येलो और इसका रेड कलर। रीजन समझ गए? व्हाइट, येलो और रेड। क्लियर है ये चीज? जाहिर सी बात सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फिर ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा होगा। ठीक है, चलिए तो रीजन लिख लीजिए इसके पीछे। रीजन क्या है? तो रीजन लिखेंगे, हेडिंग डालिए छोटी सी। रीजन क्या, कलर ऐसे क्यों दिखते हैं? तो रीजन मैंने आपको बता तो दिया ही, समझा दिया ही है, बट इसको एक बार लिख लो ताकि चीजें आप भूले ना, है ना। लिख लीजिए इस तरीके से बढ़िया सा। सपोज दैट यहाँ पे एक छोटा सा क्लाउड बना लो, बढ़िया से कैनाइन बना लो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे से बना लो। ये चीज इधर आगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये इसको लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डायग्राम बना लो छोटा सा, और फिर छोटा सा स्टेटमेंट है वो भी लिखवा देता हूँ, काम हो जाएगा आपका। देखेंगे जरा, दिस लूजली हेल्ड, this loosely held electron cloud, this loosely held electron cloud of I minus, this loosely held electron cloud of I minus is polarized by, इसको अगर मैं Ag प्लस ले लेता हूँ, इसको I माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ I माइनस इज लूजली हेल्ड बाई, is loosely held by I minus and is polarized by, and is polarized by Ag plus ion। कहाँ मिस हो गया? This loosely held electron cloud of I minus is polarized by Ag plus ion and becomes further away from, and becomes further away from I minus nucleus, from I minus nucleus, full stop. This polarizes electron cloud, sorry, this polarized electron cloud, this polarized electron cloud absorbs light, this polarized electron cloud absorbs light of visible region, absorbs light of visible region, and accordingly give color, and accordingly give color, and accordingly give color।
ठीक है, डन। चलिए, तो ये तो हो चुका है, आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब अपन आते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। तो बड़ी हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट थिंग दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, इट इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, एक पेयर देखो, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले ने, है ना। तो यहाँ पे ये शेयर हो गया, तो इस बॉन्ड को मैंने क्या कहा, सिंगल बॉन्ड है ये। इसी तरीके से ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कितने बॉन्ड हैं, दो पेयर शेयर हो रहे हैं, एक ये वाला पेयर है, एक इधर वाला पेयर। ठीक है, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड। लिखते चलो, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो बेटा, है ना, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में दोनों देखो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इस बॉन्ड को मैं कहूंगा नॉन पोलर, कोई चार्ज का डिफरेंस नहीं है, तो ये बनेगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बट यहीं पे अगर मैं HCl ले लेता हूँ, अब वो दिख रहा हो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये बन जाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नोट करते चलिए जल्दी जल्दी से। हो गया, चलिए कंडीशन लिखिए जरा, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन, हेडिंग डालिए, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है, कंडीशन लिखेंगे जरा। इट इज जनरली फॉर्म्ड बिटवीन, it is generally formed between, it is generally formed between metal, sorry, generally formed between non-metal and non-metal, it is generally formed between non-metal and non-metal. Second point, second point, both the combining atoms, both the combining atoms should have, both the combining atoms should have high ionization energy, should have the high ionization energy. And third point, there should be, there should be low or, there should be low LOW or nil NILL, nil electronegativity difference, electronegativity difference. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है जनरली बेटा, नॉन मेटल के बीच में बनता है, और कंबाइनिंग एटम के भी का जो आयनाइजेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आयनाइजेशन थेरेपी अगर कम हुआ तो सोडियम की तरह वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया तब तो ट्रांसफर हो जाएगा ना। बट हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो। इलेक्ट्रॉन शेयर होने के लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों को अपने इलेक्ट्रॉन को परमानेंट ना दें बट शेयर करवा लें, तो आयनाइजेशन थेरेपी दोनों की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो या फिर ना हो, वो ज़्यादा बेहतर। जैसे क्लोरीन क्लोरीन अभी हमने देखा था, तो दोनों देखो बराबर बराबर थे इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आया था, 0। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का था, वहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में भी 0। ठीक है,
अगर हो तो बहुत थोड़ा बहुत हो, ज्यादा ना हो। जैसे सोडियम और क्लोरीन का अगर आप एग्जांपल ले लेंगे तो सोडियम और क्लोरीन में देखो जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस सेम है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है, डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोवलेंट बॉन्ड, इसका मतलब दोनों के बीच डिफरेंस जितना कम हो उतना बेहतर है। ठीक है, चलिए उसके बाद, हाँ भाई हरप्रीत कौर सांधु, हेलो बेटा, गुड इवनिंग। थोड़ा सा लेट आता है, थोड़ा लेट आपका मैसेज आ पाता है, इस वजह से बोल पाता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे कोवलेंसी, हेडिंग डालिए कोवलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ, लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स formed by, it is the number of covalent bonds formed by an atom it is the number of covalent bonds formed by an atom in a given species, in a given species। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका बेटा, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसने बनाए हैं कोवलेंट स्पीसीज ने। जैसे कि NH3 है, तो NH3 में आपको क्या दिख रहा है, इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बेटा बनाए? आंसर है सर 1 2 और 3, तो 3 बॉन्ड्स इसने बना रखे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी है? 3 है। सपोज दैट हमारे पास PCl5 है, तो इसके लिए बना के देख लो, फॉस्फोरस Cl एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, बताइए कितने बॉन्ड्स बनाए हैं इसने? आंसर सर इसने ना 5 बॉन्ड्स बनाए हैं, और 5 बॉन्ड्स अगर बनाए हैं तो ठीक है, तो इसका कोवेलेंसी कितना हो गया आपका? 5 हो गया। क्लियर है ये चीज सभी को? जितने बॉन्ड्स बनते हैं बेटा उसी को कहा जाता है, उसकी कोवेलेंसी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप मुझे बताएंगे सल्फर में कितना कोवेलेंसी होता है S8 के अंदर? 8? ऐसा नहीं है, सल्फर ने 8 बॉन्ड नहीं बनाए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देख लो जरा, सभी जगह पे सल्फर सल्फर लगा दो आप। ये क्राउन जैसा शेप है इसका, है ना? तो क्राउन शेप में कौन एग्जिस्ट करता है? सल्फर। कितने दिखने बेटा बॉन्ड्स? एक ने बनाए हैं, कोई सा भी आप एक सल्फर पिक करके देख लो, 2 2 बॉन्ड्स बनाए हैं इसमें। इसको देखो, 1 और 2 बॉन्ड, इसको देखा 1 और 2 बॉन्ड, तो हर एक सल्फर ने 2 2 बॉन्ड बनाए, तो इसमें सल्फर का जो कोवेलेंसी है वो कितना है? कोवेलेंसी बेटा 2 है। ऐसा नहीं है कि 8 दिख गए तो आप 8 बोलने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, करते चलिए नोट। चलिए डन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जनरल प्रॉपर्टीज कुछ है या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स पे पढ़ी थी वैसे ही अपन पढ़ेंगे अब कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स फर्स्ट लिखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड इज, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, full stop, it is formed by, it is formed by overlapping of, it is formed by overlapping of atomic orbitals, it is formed by overlapping of atomic orbitals or hybrid orbitals, or hybrid orbitals which are directional, which are directional
एग्जाम्पल px py pz and have their electron density oriented in x, y, z, oriented in x, y, z directions, ठीक है। क्या कहा गया इसमें? पहला पॉइंट है कोवलेंट बॉन्ड बेटा किस तरह का होता है, डायरेक्शनल नेचर इसके अंदर होता है। जैसे आयनिक बॉन्ड में आप देखिए, आयनिक बॉन्ड में Na प्लस और Cl माइनस तक किधर से भी आके चिपक सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी वो नॉन डायरेक्शनल था। बट यहाँ पे ये डायरेक्शनल नेचर शो करता है। डायरेक्शन क्यों शो करता है? आपने देखा हो जब भी बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो एक एटम दूसरे एक एटम से चिपकता है आके, और जब ऐसे एकदम ओवरलैपिंग होती है तो ये ओवरलैपिंग किसकी वजह से होती है? या तो एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में। पढ़ा है ये चीज? जैसे बॉन्ड जब बनता है तो ऐसे एक ऑर्बिटल आके दूसरे ऑर्बिटल में आके ऐसे ओवरलैप कर जाती है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है वहीं से तो बॉन्ड बनता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं बेटा कार्बन है, 4 हाइड्रोजन अगर मुझे चिपकाने हैं तो मैं किधर से चिपकाऊंगा? एक कार्बन ले लो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यानी इस ट्राइपॉड की तरह शेप बनेगा जाके इस तरह, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक चौथा हाइड्रोजन। यानी CH4 अगर मैं बनाऊं तो एक H ऊपर आना चाहिए, एक H इधर, एक H इधर और एक H ऐसे। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? ये ना आपको नीचे वाले प्लेन में दिख रहे हो, ये लोग आपके ये टेट्राहेड्रल की शेप में बन जाए कुछ इस तरीके से शेप रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से बोलो नहीं सर हम तो इसको ऐसे नहीं बनाना चाह रहे, हम बनाना चाहते हैं कार्बन, 4 के चारों हाइड्रोजन में इधर ही इधर चिपका दूं। ऐसा कार्बन लिया और 1 2 3 4 वहीं चिपका दिया, इधर खाली पड़ा। ऐसा आप नहीं कर सकते, आपकी मर्जी से नहीं कर सकते। तो बॉन्ड जब बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के थ्रू ही बनता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है बेटा इसके अंदर? डायरेक्शनल नेचर है, ये खुद से बनेगा, ऐसा नहीं रहेगा आप जबरदस्ती इसमें जाके चिपका देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव covalent compounds generally have covalent compounds are generally have low melting point, hello, covalent compounds generally have low melting point and boiling point except the covalently bonded network solids, except the covalently bonded network solids which has exceptionally high melting point and boiling point, which have exceptionally high melting point and boiling point, है ना। तो देखो ये पॉइंट क्या बोलता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, लेकिन नेटवर्क को छोड़ के, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप CO2 का, तो ये आयनिक है या कोवेलेंट है? कोवेलेंट नेचर का है ना। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O, राइट। इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे चार्ज आएगा डेल्टा माइनस, इस पे चार्ज क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा माइनस, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऐसे रखे होंगे। अगर मैं सीधा सीधा CO2 अगर ले लेता हूँ, एक ऐसे बना लीजिए C डबल बॉन्ड O, ये भी देखो डेल्टा माइनस, इस पे चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, इस पे चार्ज डेल्टा माइनस। क्या दिख रहा है बेटा आपको? ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में अट्रैक्शंस होंगे। इधर भी कोई एक और रखा हो, उसके बीच में भी अट्रैक्शंस होंगे। ऐसे इधर भी होगा, उधर भी अट्रैक्शंस है, इसके बगल में भी कोई है, वहां भी अट्रैक्शंस है ना। क्या ये अट्रैक्शंस स्ट्रांग है या वीक है? वीक
अट्रैक्शन से। इन अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं वंडरवाल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? वीक की कैटेगरी में आते हैं। और ये वीक कैटेगरी में अगर है तो जैसे ही मैंने इसको थोड़ा हीट दिया तो क्या टूट गया? ये वंडरवाल जो अट्रैक्शन से ये टूट जाएंगे, CO2 बेटा अलग होगा, ये उड़ जाएगा, ये वाला CO2 अलग उड़ जाएगा, और हमें क्या दिखेगा कि सर इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। ठीक है, बट अगर मैं किसी नेटवर्क को ले लूं, नेटवर्क जैसे कि एक डायमंड का, मैंने डायमंड को लिया और डायमंड का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कैसा बनेगा बेटा? डायमंड का कार्बन ही तो होता है, एक कार्बन के साथ कार्बन कार्बन अटैच्ड है। इस कार्बन को पकड़ा तो देखो यहाँ भी और कार्बन अटैच है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है बेटा, है ना। इसको भी देखेंगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, फिर इधर देखा कार्बन कार्बन और कार्बन, इधर देखा कार्बन कार्बन और कार्बन। इसको पकड़ेंगे तो देखो ये बढ़ता चला जाएगा ना, चेन बढ़िया सी, यस और नो, है ना। तो ये बढ़ता चला जा रहा है। अब ये एक नेटवर्क जैसा बन के तैयार हो गया है, काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इस नेटवर्क को अगर मैं हीट दूं तो क्या ये इतने आसानी से टूट पाएगा? क्या नहीं। हीट दिया, वो हीट सब में बट गई पूरे में, एक के हिस्से में तो बिल्कुल भी नहीं आ पाई। तो क्या इसको तोड़ना मेरे लिए उतना ही आसान है कि जितना यहाँ पे तोड़ दिया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं, जैसे कि डायमंड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, है ना, या और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे सिलिकेट्स का एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो ये जितने भी हमारे नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, जिन बढ़िया नेटवर्क बनाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा हाई होता है। बट नॉर्मल नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका क्या है? बहुत ही वीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोवेलेंट कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टी। बट क्या इससे हम ये आंसर निकाल सकते हैं क्या कि क्या कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड है? क्या कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड है? ऐसा हमें सब बच्चों को ये चीज सबको लगती है कि नहीं सर कोवेलेंट बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत मजबूत बॉन्ड के अंदर आता है। बस फर्क इतना होता है कि ये सर जब इसको हीट करते हैं ना तो ये वाला बॉन्ड वंडर वाला अट्रैक्शन टूट जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटा है अभी। डायमंड में तोड़ के दिखा दो, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग के अंदर ही आता है, कैटेगरी इसकी है। बट इसके जो कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है क्या कि ये वीक होगा, बट ऐसा नहीं है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। उधर लिखा है, देखो वहां पढ़ो जरा, क्या लिखा है? टिप्स फ्रॉम केमिस्ट्री पोस्टर लगा है, देखो क्या लिखा है? बॉन्ड टू स्टडी, क्या स्ट्रांगली, जैसे कि लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह आपको पढ़ना है। और क्या लिखा है? बी टफ टू चैलेंजेस लाइक डायमंड, इतने टफ बनो जैसे चैलेंजेस था जितना कि डायमंड टफ है। और क्या लिखा है देखो? बिकम स्ट्रेस फ्री एंड लाइट लाइक हीलियम, हीलियम गैस कभी स्ट्रेस नहीं, कभी रिएक्शन नहीं होता, बिल्कुल लाइट है, छोटा सा कहीं भी घुमा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेस फ्री एकदम। और अडेप्ट ऑनेस्टी एंड प्योरिटी लाइक गोल्ड, गोल्ड इतना महंगा क्यों होता है? गोल्ड जनरली रिएक्ट नहीं करता है, लीस्ट रिएक्टिव के अंदर आता है गोल्ड, और करोड़ भी नहीं करता है। आप देखा ना, लोहा ले लो आप रख के देख लो, वो उसमें जंग लग जाती है, खत्म हो जाता है एक टाइम बाद, है ना। बट गोल्ड आज ले लो और 10 साल बाद भी उतना ही मिलेगा, खत्म नहीं होता। तो गोल्ड ऐसा है, प्योरिटी का एक सिंबल माना जाता है, ठीक है, प्योरिटी एंड ऑनेस्टी का। और देखो नेक्स्ट, रेडिएट हेल्प एंड नॉलेज लाइक रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी मतलब स्प्रेड करना, चीजें बाहर रिलीज करते जाना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो टिप्स हैं ऐसी तरीके से। कोवलेंट बॉन्ड भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, छाप लो भाई इसको जल्दी से। क्या वंडरवाल क्या है? ये अट्रैक्शन है, हल्के हल्के जो अट्रैक्शन, इनका नाम दे दिया हमने, वंडरवाल फोर्सेस नाम दे दिया। ठीक है।
गया। रिएक्शंस इन्वॉल्व लिख लिया बेटा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग compound involving covalent compounds are relatively slow. मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कोवलेंट कंपाउंड्स आते हैं वो जनरली स्लो होते हैं। हमने ये चीज पढ़ा था ना आयनिक कंपाउंड के अंदर, वहाँ क्या बताया गया था आपको, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ तुरंत के तुरंत ही एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, बट यहाँ पे चीजें उल्टी हैं, कैसे होते हैं, काफी स्लो होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्लो नहीं, बट हाँ आयनिक के कंपैरिजन में स्लो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी द फोर्थ वन दैट इज, तो क्यों होते हैं चलो, पहले टूटेगा फिर जाएगा कहीं बनेगा बॉन्ड, तो उसमें टाइम लग जाएगा, है ना। आयनिक में क्या है, चिपके चिपके रखे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेप नहीं हो रहा, पानी में इलेक्ट्रॉन चलेगी टूट के फटाफट जल्दी काम हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दैट इज covalent compounds are generally covalent compounds are generally bad conductor of electricity. Covalent compounds are generally bad conductor of electricity except the graphite which is a good which is a good conductor due to delocalization of which is a good conductor due to delocalization of pi electrons गुड कंडक्टर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये बहुत इजी सी चीज है कि कोवेलेंट कंपाउंड जनरली बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट जो ग्रेफाइट होती है ये गुड कंडक्टर होती है। रीजन क्या है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो डीलोकलाइज करते रहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं तो उसी चीज को तो कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है। ठीक है, चलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा देखो ये चीज अभी आएगी, सिग्मा और पाई मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि अभी हमारा ये टॉपिक आएगा, बट अभी फिलहाल देख लो। जैसे सी डबल बॉन्ड, ये जो था हमारा CO2 वाला, ठीक है, एक बॉन्ड होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट वाला, दूसरा जो बॉन्ड होता है ये होता है पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, ये जो पाई, इन्हीं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हीं को कहा जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जैसे HCl ले लो तो इसमें आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड, है ना। इन और ये डबल बॉन्ड इसको क्या कहा जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले होते हैं ये मूव करते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा जैसे कि, तो अभी देख लो अगर N2 है, एक सिग्मा है, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई। ठीक है, तो पहला इज ऑलवेज सिग्मा, बाकी जो होते हैं वो पाई रहते हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए, बाकी चीज अभी हम केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा है तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे चल के, सिग्मा कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना, वेस्पर थ्योरी क्या होता है, सब इसी का ही पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट covalent compounds are more soluble covalent compounds are more soluble in non-polar solvents. Covalent compounds are more soluble in non-polar solvents like hydrocarbons,
like hydrocarbons, comma CCl4, CCl4, comma CS2, CS2, comma ether, एटसेट्रा, ईथर कॉमा एटसेट्रा। मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो किसमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, CCl4 में, CS2 में, ईथर में, वैसी चीजों। मतलब सेम वही चीज है क्या, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कुछ और नहीं है, वही चीज बार बार घुमा घुमा के आ रही है। पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है, सिंपल एज दैट, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, यस, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स में शो आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट कंपाउंड्स में शो आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड बेटा आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। और हमने वहां कहा क्या पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ये पॉलीमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं, और ये सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ही था ना। यहाँ पे आइसोमेरिज्म, यस, है ना, ये कोवेलेंट वाले शो करते हैं आइसोमेरिज्म, और आयनिक शो करते हैं आपके आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये लास्ट प्रॉपर्टीज थी इसकी, कोवेलेंट कंपाउंड की कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी, सिंपल सिंपल थी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हमने सारी डन कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो रहेगा दैट इज लुइस डॉट स्ट्रक्चर, लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो कि हम पढ़ेंगे LDS, ये है लुइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने हेडिंग डाल लीजिए, इसको फिर अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट, द रीजन भी कि फिर इसको हमें काफी सारा लेके चलना पड़ेगा, एक साथ कंटेंट लेके चलेंगे, अभी क्या छोटा सा अगर करेंगे तो फिर क्लास बीच में डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर ये पोर्शन हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा पोर्शन है, सीधा सीधा तो वहीं सीखेंगे अपन, कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना भी सीखें, क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज काफी सारी चीजें पढ़ ली, बोर भी हो गए होगे आप लोग, है ना, पढ़ते पढ़ते, नहीं। चलिए देखिए जरा क्या क्या पढ़ लिया, और जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, फिर क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले पोलराइजेबिलिटी से हमने पढ़ा, पोलराइजेबिलिटी डन हो गया, किस किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे और साइज पे। चार्ज ज्यादा है तब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा रहेगी, साइज ज्यादा है तभी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा रहेगी। फिर हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे, एप्लीकेशंस में पहला प्रधान रूल का कोवेलेंट कैरेक्टर पता लगाने के लिए, जहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होता है वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा रहेगा। सेकंड एप्लीकेशन था थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। एंड द थर्ड सॉल्युबिलिटी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम। इसके लिए एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन वाला फैक्टर हम देखते हैं, जहां पोलराइजेशन ज्यादा वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में पोलर बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमारे पास दो केसेस थे, एक था फ्लोराइड्स एस ब्लॉक के लिए, दूसरा तरफ था क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए केस में था। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर फ्लोराइड का केस अगर आता है वहाँ पे कौन मैटर करता है, लैटिस एंथैल्पी मैटर करती है, वहाँ पे उसके हिसाब से देखा जाता है। और इधर राइट की तरफ अगर आते हैं तो वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन अपन पढ़ते हैं, ठीक है, करेक्ट। उसके मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने, कंपैरिजन किया था, डन, वो हो गया। उसमें डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। फिर अपन आए कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड, कलर क्यों होता है ना, तो जिसमें कलर इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर होके आ जाते हैं बाहर, तो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, वापस आता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज करता है, विजिबल रीजन में पड़ते हैं तो हमें उसके कलर दिखाई पड़ते हैं।
और साथ ही साथ जिसमें पोलराइजेशन जितना ज़्यादा रहेगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा डीप कलर आपको दिखने को मिलता चला जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, आफ्टर दैट कोवेलेंट बॉन्ड पे अपन आ गए, वहाँ हमने पढ़ा, ठीक है, कोवेलेंसी कितने बॉन्ड्स बनाते हैं। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी थी कि नॉन डायरेक्शनल नेचर रहता है बॉन्ड के, अभी यार क्या बोल रहा हूँ आज पता नहीं, ठीक है, डायरेक्शनल नेचर रहता है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करती हैं चीजें, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ले सकते हैं। और इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड वीक है, कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा खासा स्ट्रांग है, बट वंडरवल अट्रैक्शंस आपके टूट जाते हैं जिसकी वजह से ये हमें फील होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है ना। और नेक्स्ट ये आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक पॉइंट और था कि जो रिलेशंस काफ़ी स्लो होते हैं इसके, और साथ ही साथ नॉन पोलर कंपाउंड जो ये जो बनाते हैं ये ऐसे रहते हैं, बैड कंडक्टर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है, क्यों? क्योंकि उसका डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इतने पोर्शन हमारे हो गए कंप्लीट। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, टेक केयर बच्चों।